दोस्तों, स्वागत है अर्थव्यवस्था के नए टॉपिक में। तो इस वाले में हम देखेंगे कल्याणकारी अर्थव्यवस्था क्या है। इसके पहले हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को देखा था। तो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था को समझने से पहले हम देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों ये आया था। तो इसमें पूंजीवाद और साम्यवाद में जो था, किसी कोई भी आदमी पु- तो कोई भी आदमी अर्थव्यवस्था में या किसी भी अपने जीवन में चाहता है कि मैं मतलब हर संसाधन मुझे मिले, ठीक है, और वो खुशी से अपना जीवन जिए। मगर जब पूंजीवाद आया तो इसने शोषण करना शुरू कर दिया। तो शोषण कैसे किया? तो शोषण किया मजदूरों का। पूंजीपति जो थे धन केंद्रित करने लगे और आर्थिक विकास की कीमत जो है मजदूरों का शोषण करके माना। तो पूंजीवादी बोलते थे कि शोषण नहीं होगा तो आर्थिक विकास कैसे होगा, हमको जो है मुनाफा कैसे, लाभ कैसे मिलेगा, मुनाफा कैसे मिलेगा। तो शोषण जो है, इसी के इसी की कीमत पे आर्थिक विकास संभव है, पूंजीवाद ये बोलते थे। समाजवाद आया, कहा कि आप लोग ऐसा करिए कि छीन लीजिए पूंजीवाद से इस पूरे संसाधन को और अपने में बांट लीजिए, ठीक है। साम्यवाद जो था ये कहा कि छीन लीजिए और अपने में बांट लीजिए। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था ने ये बोला कि राज्य की हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमको राज्य नहीं चाहिए। हम पूरे संसाधन को बराबर बराबर बांट देंगे सब में, और हम एकदम से खुशहाल जीवन जिएंगे। ये सोच थी साम्यवाद की, ठीक है। मगर क्या हुआ? तो साम्यवाद लेनिन लाया, माओ लाया। तो ये लोग क्या किए, जो चाइना में आप देखे होंगे या रूस में देखे होंगे, जो लेनिन लेनिन लाया था, जहाँ पे साम्यवाद आया, तो साम्यवाद के नाम पे वो राज्य को चाहते ही नहीं थे कि राज्य हो ही नहीं, ये कह के लोगों को और सर्वहारा वर्ग को एकत्रित किए। फिर जैसे जैसे वो लोग पूंजीवाद पे अपना कंट्रोल कर लिए, तो क्या किए, खुद एक राजा बन गए। खुद ही लेनिन जैसे लोग राज करने लगे। माओ माओ जो चाइना का था वो भी वैसे ही राज करने लगा और अपने कंट्रोल में पूरे संसाधन को ले लिए। तो एक पार्टी बना के, और जैसे चाइना में, नॉर्थ कोरिया में देखिए, और उस समय के रूस में भी देखिए, उन्होंने क्या क्या शोषण करना शुरू कर दिया। तो फिर ये जनता का शोषण करने लगे ये लोग घूम फिर के, ठीक है। तो पूंजीवाद ने शोषण भी किया, समाजवाद ने भी शोषण करना शुरू कर दिया। कैसे शुरू किया? जैसे चाइना में अभी देखिए, या तो नॉर्थ कोरिया में देखिए, ये लोग साम्यवादी विचारधारा के लोग हैं। तो इन्होंने क्या किया, देखिए चाइना में एक ही पार्टी है, साउथ कोरिया में भी एक ही लोग का रूल है, वहाँ तानाशाही है एकदम से, और कहता है कि हम साम्यवादी हैं। तो वहाँ भी लोगों का शोषण होना शुरू हुआ। तब एक अर्थव्यवस्था ने जन्म लिया जिसको कल्याणकारी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें क्या था कि जनता के कल्याण पे मेन फोकस उनका था कि जनता का कल्याण हो। तो इसका भी विरोध होने लगा पूंजीवाद का, और विरोध हुआ होने लगा किसका? साम्यवाद का और समाजवाद का। इसका विरोध हुआ तो फिर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई। तो ये क्या प्रस्तुत किया? तो इसने कहा कि हम मानवता के आधार पर काम करने वालों की खोज करेंगे। तो ठीक है, मानवता के आधार पर काम करने वाले की खोज ये करता है, ठीक है। कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण जीवन देने का प्रयास करता है कल्याणकारी राज्य। पर्यावरण पर्यावरण स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करता है, ठीक है। और ऐसा मॉडल जहाँ किसी का शोषण ना हो, इस तरह का मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास करता है कल्याणकारी राज्य। तो देखे होंगे जो हमारा डीपीएसपी है, डीपीएसपी अगर आप ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो जो जितने प्रावधान हैं सब वो कल्याणकारी राज्य को बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो डीपीएसपी में भी हमारे कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। उसमें पशुओं से लेके, पर्यावरण से लेके, एक बुजुर्ग से लेके बड़े तक सबकी बात उसमें की गई है, ठीक है। तो वो जो मॉडल है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पे ही डिपेंड डिसाइड हुआ डीपीएसपी। डीपीएसपी लागू करना मतलब कल्याणकारी राज्य के को बनाना। तो उसका लक्ष्य ही है डीपीएसपी का, ठीक है। तो विशेषता क्या है? देखिए, अब ये तो मान लीजिए थी इसकी कि ये क्या करेगा कल्याणकारी राज्य, तो मानवता के आधार पर काम करने वाले की खोज करेगा ये, और उसके बाद कमजोर वर्गों की गुणवत्तापूर्ण जीवन देने का प्रयास करेगा। मतलब फ्री शिक्षा देगा, फ्री बिजली, फ्री फ्री में स्वास्थ्य सेवा, ये सब चीज़ें पूरी देगा। पर्यावरण भी इसमें बनाए रखेगा और ऐसा मॉडल प्रस्तुत करेगा जो शोषण ना हो, किसी का भी शोषण ना हो इसमें। तो विशेषता क्या है इसकी? तो विशेषता है कि ये गरीबों को छुट्टी देगा, मतलब हमेशा हमेशा उनको ड्यूटी नहीं करने देगा, अधिक से अधिक काम नहीं कराएगा। उनको अवकाश मिलेगा कि ठीक है, इतना दिन आप एक हफ्ते काम करिए, अब 2 दिन आराम करिए, ठीक है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, ठीक। फिर है मुफ्त शिक्षा देगा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा देगा, महिला बच्चा बुजुर्गों के कल्याण पर जोर देगा ये। स्वच्छ जल देगा, स्वच्छ बिजली देगा, मुफ्त न्याय देगा, बीमा देगा, खाता देगा। वित्तीय पहुंच या फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने का कार्य कौन करेगा? तो कल्याणकारी अर्थव्यवस्था ये काम करेगी। तो ये कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का पूरा था मामला, ठीक है।
तो कल्याणकारी क्या है? तो किसी के प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देती है, वो जन कल्याण पे ध्यान देती है। ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा छोटा छोटा चैप्टर है, गांधीयन अर्थव्यवस्था क्या है। तो गांधीयन अर्थव्यवस्था क्या है भाई? तो ये गांधी जी की विचारधारा थी। तो गांधी जी ने क्या क्या कहा इसमें? तो गांधी जी का विचार जो अर्थव्यवस्था के बारे में था, तो उसी को हम लोग, गांधी जी का जो विचार था कि अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, तो उसी विचार को हम लोग गांधीयन अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। तो गांधी जी चाहते थे कि समाजवाद की कुछ बातें हों इसमें, जिसमें रस्किन, टॉलस्टॉय के विचार से ये प्रेरित प्रेरित थे। ठीक है। समाजवाद की बातों को भी चाहते थे ये कि रहे, कुछ बातों को बहुत ही मतलब कि प्रशंसक थे उसके, समाजवाद की कुछ बातों का, सारे नहीं, याद रखिएगा। और रस्किन की बुक इन्होंने पढ़ा था, फिर टॉलस्टॉय के विचारों से ये काफ़ी प्रभावित थे। तो गांधीयन अर्थव्यवस्था, गांधी जी का जो विचार था किस तरह था, तो उसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। तो गांधी चाहते थे कि ग्रामीण का विकास, वो कहते थे कि भारत को अगर जानना है, भारत असली ग्रामीण में बसता है, गांव में बसता है भारत। तो गांधी जी इस तरह से बोलते थे। रोजगार मतलब ग्रामीण क्षेत्र का विकास करिए, आप रोजगार में वृद्धि करिए। ठीक है। छोटे उद्योग या कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दीजिए, जिसमें हस्तशिल्प, एमएसएमई और भी जो कुटीर उद्योग है वो सब आगे आए, हथकरघा जैसे उद्योग। ठीक है। अगला है पंचायत को बढ़ावा दीजिए। तो पंचायत को बढ़ावा देना, जिससे कि लोकल गवर्नेंस हो, कि लोगों को शक्ति दीजिए ताकि वो अपने हिसाब से अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ठीक है। सरकारी समितियों का विकास करिए, जैसे कोऑपरेटिव का विकास करिए। मशीनरी जो करण है उसका विरोध किया इन्होंने, कहा कि मशीन जितना ज़्यादा आएंगे उतना ही लोगों का जो है दिन का मजदूरी चली जाएगी, और ये एक 100 मजदूर का काम मशीनें कर डालेंगी तो 100 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो वो मशीनीकरण के सख्त विरोधी थे। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था उन्होंने। तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या था? काफ़ी फेमस, इसको पूछता है कि गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या है, इसमें मेंस में पूछा था एक बार क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा था कि जो उद्योगपति हैं वो क्या करें कि उद्योग का जो उनका खर्चा आ रहा है, ठीक है, इनपुट का, उसको लोग एक जगह रखें, अपना पर्सनल खर्चा को एक जगह रखें, और फिर जितना पैसा उनके पास बचता है उस पैसे का वो गरीबों में दान कर दें या गरीबों में बांट दें। ठीक है। तो गांधी जी का ये विचारधारा था। तो और वो कहते थे कि अपनी इच्छाओं को न्यून रखिए, अपनी इच्छाओं को कम से कम रखिए, क्योंकि उनका एक मेन यूपीएससी में वो आया था, निबंध आया था, इन्हीं की इसी इच्छाओं का न्यूनीकरण पे ही उन्होंने एक बात कही थी कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पे संसाधन है, मगर लालची लोगों के लिए जो संसाधन नहीं है, मतलब कि लालची लोगों के लिए संसाधन कम है, पृथ्वी संसाधन है मगर लालचियों के लिए कम है। इस तरह की एक बात कहते हैं कि जो लालची लोग होते हैं उनके लिए पृथ्वी पे संसाधन बहुत कम है, सीमित है। तो इच्छाओं का न्यूनीकरण करिए ताकि पृथ्वी के संसाधन बचे रहें। ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि धरती पर सबके लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच के लिए पर जो संसाधन है वो पर्याप्त नहीं है। तो लालची लोग जो हैं उनके लिए संसाधन पर्याप्त नहीं है, मगर पृथ्वी पे संसाधन है कि एक जीवन आदमी अच्छे से जी ले इस पे। तो कहीं ना कहीं धारणीय विकास पे इनका ध्यान था कि अपना भी जरूरत को पूरा करिए, इच्छाओं को न्यून करिए ताकि आने वाली पीढ़ी को भी कुछ मिल सके। तो वो इनका विचार था। ठीक है। तो गांधीवादी मोटा मोटी विचार आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था के लिए क्या विचार था इनका। ठीक है। उसके बाद हम लोग हरित अर्थव्यवस्था देख लेते हैं कि हरित अर्थव्यवस्था क्या थी। तो हरित अर्थव्यवस्था को समझने के लिए, तो क्या है, क्यों हरित अर्थव्यवस्था क्या है, क्यों आई ये, तो एक बार पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ। तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए दुनिया के देशों ने अपने अर्थव्यवस्था को अग्रणी रखने हेतु अंधाधुन वन, मृदा, खनिज, क्रूड ऑयल आदि जो सीमित संसाधनों का अति दोहन किया। इस दोहन के रास्ते में इनका साथ दिया जीवाश्म ईंधन, जिससे निकलने वाले CO2, मीथेन, SO2 आदि गैसों ने हमारी पृथ्वी पर अनेक प्रदूषणकारी घटना को अंजाम दिया। ठीक है। जिसमें वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, समुद्र प्रदूषण मुख्य हैं। इसके अलावा वैश्विक तापन ने तो मौसम की दशा एवं दिशा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, जिससे अत्यधिक सूखा, बाढ़, बीमारियां, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र का जो जल स्तर है उसका बढ़ना या समुद्र का लेवल बढ़ना जैसी तमाम घटनाएं सामने आई। ठीक है। अब पूंजीवाद, समाजवाद, उपभोक्तावादी, भौतिकवादियों की विकसित विकसित व्यवस्था की कीमत पर्यावरण ने चुकाया। ठीक है। तो इसको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही पूंजीवाद आया, तो पूंजीवाद ने क्या किया कि अधिक अधिक से अधिक वो लाभ पे ध्यान दिया, वो पर्यावरण को ध्यान ही नहीं दिया।
तो उसने कोयला, धनाधन एकदम कोयला निकाला, और अपना इंडस्ट्री चलाने के लिए वो देखा ही नहीं कि पर्यावरण में इतना छोड़ रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है। तो अंधाधुंध वन कटाई, मृदा से खनिज निकालना, क्रूड ऑयल का यूज करना, यातायात के साधनों का धनाधन विकास, जैसे आप देख रहे हैं कि एक लोगों के पास चार चार गाड़ियाँ हैं, तीन तीन गाड़ियाँ हैं। इससे जो निकलने वाले पेट्रोल से निकलने वाले जो लेड हैं, सीसा है, धुआं है, CO2 है, और तमाम तरह की गैसें हैं जो कि पर्यावरण को अंधाधुंध नुकसान पहुंचा रही हैं। तो इससे क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ, और हमारा जो पर्यावरण है, अर्थव्यवस्था को तो नुकसान हुआ ही, हमारा पर्यावरण एकदम से डिप्लीट हो गया, एकदम से बर्बाद हो गया है, वर्तमान में भी बर्बादी है। तो इन सब चीज़ों को, अब जैसे कि मान लीजिए, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी है, समाजवादियों ने भी बहुत किया, जैसे चाइना है, एग्जाम्पल के तौर पर चाइना है, साउथ कोरिया है। साउथ कोरिया तो मान लीजिए लोकतंत्र है। इसके अलावा रूस है। जितने ये लोग अपने आप को समाजवादी कहते हैं, ये सब लोग पूंजीवादी की गिरफ्त में हैं एकदम से। और इन्होंने क्या किया, अब चाइना सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक है। दूसरा सबसे बड़ा मीथेन का उत्सर्जक है। तो समझ सकते हैं कि समाजवाद है कहाँ पे वो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से हो गई है। तो ये लोगों ने क्या किया, उपभोक्तावादियों ने प्लास्टिक, तरह तरह की जो मोबाइल हो गया और उसमें लगने वाले जितने भी जो धातु हैं, इनका दोहन किया। और इसने क्या किया कि अब प्रदूषण इतना ज़्यादा फैला रहा है कि अब इनका रिसाइकलिंग करने के लिए आदमी सोच रहा है कि कहाँ इनको फेंकें। उत्पादन तो हम लोग यूज तो खूब कर रहे हैं, यूज करने के बाद कहाँ फेंकें, क्या करें, प्लास्टिक तो इतना ढेर लग गया है कि क्या बताया जाए। अभी कुंभ हुआ प्रयागराज में, कम से कम समझ लीजिए कि 5-6 हज़ार टन जो है प्लास्टिक की बोतल रही होगी पानी के लिए। तो ये पानी की बोतल कहाँ जाएगी? एक प्लास्टिक अगर पन्नी से आप सब्जी लेके आते हैं, वो जो है समझ लीजिए कि वो कम से कम 500-600 साल रहेगी, तब भी नहीं वो गलेगी। उसका जो है अपघटन होगा नहीं प्लास्टिक का। तो इसने पूरा बर्बाद कर दिया हमारे जिसको, पूरे पर्यावरण को नाश कर दिया। तो इसमें वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि जो है एकदम से बहुत चरम पे है अभी वर्तमान में भी। तमाम तरह के रोग देखें कैसे फैल रहा है। तो इसमें अगला पॉइंट है, कहने का मतलब कि इन सब चीज़ों को देखते हुए हरित जो अर्थव्यवस्था के लिए ध्यान केंद्रित हुआ लोगों का। तो इन सारी समस्याओं को कम करने हेतु ग्रीन अर्थव्यवस्था, संधारणीय विकास और वर्तमान में चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाने पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। ठीक है, जो रायता हम फैलाएं उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इतना ज़्यादा रायता फैल गया कि वो समेट में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो हरित अर्थव्यवस्था क्या है? तो अवधारणा है ये, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालना इसका काम है। इसका लक्ष्य है स्वस्थ प्रौद्योगिकों को अपनाकर शुद्ध शून्य उत्सर्जन करना, वनारोपण करना, प्लास्टिक के उपयोग को सीमित कर प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करना, जिससे विकास के साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा के साथ साथ अर्थव्यवस्था का विकास का प्रयास किया जा रहा है हरित अर्थव्यवस्था को अपना के। ठीक है, और जो है सरकार द्वारा चक्रीय अर्थव्यवस्था पे जोर दिया जा रहा है। तो किस तरह से जोर दिया जा रहा है चक्रीय अर्थव्यवस्था पे? तो चक्रीय अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है कि अपशिष्ट की कमी हो, अपशिष्ट प्रबंधन में चक्रीय अर्थव्यवस्था का यूज करें हम। तो मतलब कि जो चीज़ों को रीयूज हम कर सकते हैं उनको हम रीयूज करें, फेंके नहीं। जैसे कि मान लीजिए अभी अभी जैसे बोतल हम लोग पीते हैं, पानी पीने के बाद बोतल कहीं भी फेंक देते हैं उसको। तो ऐसा चीज़ करें कि उसका हम यूज करें ताकि वो हमारे पर्यावरण को जाकर नुकसान ना करे। मोबाइल है, मोबाइल में तमाम तरह के सोना, लेड, जर्मेनियम, सिलिकॉन, तमाम तरह की जो उसमें मेटल्स हैं वो लगे हुए हैं। और वो सब जो संसाधन है मोबाइल में लगे हुए संसाधन, वो जो है दुर्लभ संसाधन है हमारे पृथ्वी से। अब हम लोग मोबाइल इतना ज़्यादा, लोग सब हर घर में 20 मोबाइल 30 मोबाइल है, हर घर में अगर 10-12 लोग हैं तो 20 मोबाइल कम से कम है ही उसमें। तो ये संसाधन कहाँ से आएंगे? तो इसको रिसाइकिल सरकार करे कि चक्रीय अर्थव्यवस्था लाइए, तो इसका जो जो प्रीसियस मेटल्स हैं, सामान है, उसको निकाल के फिर दोबारा से उसका रिसाइकिल करके यूज करिए। तो वही सरकार जो चक्रीय अर्थव्यवस्था पे काम कर, चक्रीय अर्थव्यवस्था मतलब कि हम लोग पृथ्वी से निकाले, फिर उसके बाद हम लोग कंपनी में ले गए, कंपनी से मोबाइल बनाए, मोबाइल ख़राब हुआ हम फेंके, फेंकने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, फिर कंपनी में ले जाएंगे, फिर यहाँ पे फिर से इसका जो मटेरियल निकाल के फिर हम ले जाएंगे मोबाइल, फिर से मोबाइल में डालेंगे, फिर यहाँ आएगा मोबाइल ख़राब हुआ, फिर फेंकेंगे नहीं, हम यहाँ नहीं फेंकेंगे, हम इसी में घुमाते रहेंगे इसको, उसी सामान को बार बार हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा मामला है कि हम जैसे चक्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब हम समझा देते हैं आपको। अगर गांव से आप बिलोंग करते हैं तो आप देखे होंगे कि आपके यहाँ गेहूँ जो होता है, गेहूँ का जब उत्पादन होगा तो अभी क्या होगा, जो गेहूँ बेचना होगा वो बेच दिया जाएगा, जो खाने के लिए रखना होगा उसको रख देंगे हम लोग। तो गेहूँ हुआ,
फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बेंगा रख देंगे। गाँव में कहते हैं बेंगा रख दो भैया, तो बेंगा रखते हैं लोग, तो बेंगा रखेंगे भूसा में इसको। तो बेंगा क्या होगा, अगले दिन फिर इसकी इसी की बुआई होगी, फिर ये गेहूँ होगा, फिर और सब कार्य होगा, फिर बेंगा रखा जाएगा, फिर इसकी बुआई होगी, फिर बेंगा। देखिए चक्रीय अर्थव्यवस्था चलता है, चक्र की तरह घूम रहा है कि में। तो वही काम है, जैसे मोबाइल लिए, ठीक है, तो मोबाइल का क्या काम किए, तो गांव में तो लोग चक्रीय अर्थव्यवस्था को पहले से यूज कर रहे हैं। जैसे कपड़ा लिए, एक टी शर्ट खरीदे 500 रुपये की, 2-3 साल पहने इसको, 3 साल पहनने के बाद में जब थोड़ा फट गया तो उसका पोछा बना दिए। जब पोछा से हट गया ये, तो कहीं उसको पेड़ पौधे से जो सब्जी उब्जी बोते हैं तो उसको बांधने, बांस को यहाँ यहाँ बांधते हैं तो उसमें लगा दिए। तो गांव में तो इसका यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत दिन तक चलाते हैं। मगर जो शहरी मॉडल है कि रोज़ एक नया कपड़ा पहनना है, जो बॉलीवुड वाले हैं रोज़ एक नया कपड़ा पहनना है उनको, डेली एक दूसरा कपड़ा पहनना है, एक रिपीट हो जाएगा तो उनकी बदनामी हो जाएगी। ये नहीं सोच रहे हैं कि अपने जो बच्चों को पाल रहे हैं, जो मतलब लंदन दुबई विदेश पढ़ा रहे हैं, आईएससी में रख रहे हैं, उसके लिए कुआं खोद रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। ठीक है, जैसे शहर में आप निकलेंगे, थोड़ा भावना में बह चुका हूँ तो थोड़ा सा सुन लीजिए। जैसे शहर में निकलेंगे तो सुबह ही सुबह सब अपने दरवाजे पे पाइप लेके, इस समय गर्मी के दिन में खड़े होंगे सब ऐसे, अब पूरा एकदम जितना 2-3 हजार लीटर पानी हर दरवाजे पे गिरा देंगे सब ये। अब बहुत खुश होते हैं सब, गिराने के बाद में इतना ज़्यादा वो अच्छा महसूस करते हैं अपने आप को, लगता है कि अब उनसे बड़ा जैसे पृथ्वी पर कोई बड़ा है ही नहीं उनसे, पूरा बढ़िया से कर देंगे। कहेंगे सब कह ठंडे ही ला रहे हैं हम लोग। अब यहाँ गिराने के बाद एसी में चले जाएंगे सब, और कहेंगे सब कि हम थोड़ा ठंडा ही ला रहे हैं, एसी में जाके बैठे रहेंगे दिन भर। फिर उनके बच्चे क्या है, तो वो नहीं निकलेंगे, वो बस मोटर चालू करने के निकलेंगे, पाइप बिछाने के निकलेंगे, पाइप बिटोरने के लिए निकलेंगे सब। और लड़के पढ़ते हैं कहाँ, उनकी फीस है 6,000 रुपया, 10,000 रुपया महीना फीस है उनकी। ठीक है, और कुछ दिन में क्या होगा, दिल्ली की जैसे हालत हो जाएगी, टैंकर आएगा या 6,000 रुपया फीस वाला पानी के लिए यहाँ लाइन लगा खड़ा रहेगा। जो उसका बाप बर्बाद किया, उसके माँ बाप यहाँ पे बर्बाद किए पानी को, उसी पानी की भरपाई ऐसा लड़का करेगा, यहीं खड़े होकर टैंकर से वो पानी एक एक बोतल भरने के लिए तरसेगा वो। समझ लीजिए, गांव में कहीं भी जो पानी का नुकसान कर रहा है, तो आने वाली आपकी पीढ़ी, आपका नाती पोता जो जो भी है, वो इसी तरीके से खड़ा रहेगा और हर एक चीज़ की कीमत देगी। इसीलिए देश की अगर रक्षा करना है आपको, तो सेना में भर्ती होना ही एक ऑप्शन नहीं है। देश की रक्षा करना है आपको तो पानी बचाइए। ठीक है, बिजली अगर ज़्यादा खर्च हो रही है तो उसको बंद करिए अगर ज़रूरत नहीं है तो। ठीक है, जो जीवाश्म ईंधन का कम से कम यूज करिए। ठीक है, प्लास्टिक मत जलाइए, प्लास्टिक की बोतल मत खरीदिए, कपड़ा का झोला सिलवा, अगर पढ़ने वाले लड़के हैं, अगर सब्जी लेने जाते हैं आप, तो कपड़े का झोला झोला घर में सिलवा लीजिए या खरीद लीजिए, उसी को डेली लेके जाइए, सामान लेके आइए। कुछ तो कुछ आप कंट्रीब्यूट करेंगे ही अपने देश की सुरक्षा में, तो कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं आप। इस बात को गांठ बांधे, जो सीरियस लड़के हैं, जो ठीक है, अब आपको लगा कि हमारे एक प्रयास से कुछ नहीं होगा, मगर बहुत कुछ होगा आपके प्रयास से। आप किसी दूसरे को बताएंगे, फिर हम इतना न बताते, आप सुनेंगे नहीं, हम जानते हैं वीडियो काट देंगे लोग, इसमें आधा लोग वीडियो को पॉज करके चले जाएंगे, क्योंकि उनको मज़ा नहीं आएगा इसमें, क्योंकि हंसी वाली बात और कॉमेडी वाली बात, इधर उधर उल्टा सीधा बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सीरियस बात कर रहा हूँ, तो ढेर लोग सुनेंगे नहीं, हमको पता है। मगर सही बात यही है कि शाम को पानी का नुकसान करता है कोई, अगर आपको सुनने लायक है, आप कह सकते हैं, मना कर सकते हैं, तो उसको मना कर दीजिए कि थोड़ा मत नुकसान करिए। कपड़ा वपड़ा धुल के अगर जो खराब पानी उसको ला के बाहर गिरा दीजिए, वो ज़्यादा सही है। मत नुकसान करिए, सुबह शाम गर्मी के दिनों में हर शहरी का ये काम है। ठीक है, तो चलिए छोड़िए, बहुत ज़्यादा हो गया। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो चक्करी अर्थव्यवस्था है, चक्करी अर्थव्यवस्था मतलब यही था। हम वही पानी के लिए क्यों आए थे, कि पानी जो कपड़ा धुलते हैं, तो बाहर एक ड्रम रख ले आदमी, उस ड्रम में रख दे, सुबह जो है ये पानी जो नुकसान करते हैं हम लोग, ताज़ा पानी, इसको तो जो कपड़ा धुला वाला जो पानी है उसको हम फेंक सकते हैं इसमें, बाहर हम लोग फेंक सकते हैं। ठीक है, तो दोबारा उसका यूज हो जाएगा, तो थोड़ा सही रहेगा मामला। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था में यही है कि संसाधनों का अपशिष्ट का प्रबंधन भी हो जाएगा और इसका दोबारा यूज भी हम कर लेंगे, तो संसाधनों का पुनरुपयोग हो सकता है। ठीक है, इसके माध्यम से स्थिरता ला सकते हैं हम लोग। किसमें, तो खनन में, कोयला खनन हो गया या जैसे लोहा खनन हो गया, तो लोहे का हम रिसाइकिल करके हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो हम कम खनन करेंगे ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी उसका यूज कर सके। जो संसाधन बचे रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी तो जरूरत पड़ेगी, तो वो उसको खन सके। ठीक है, वो उसको निकाल सके, कोयले का यूज कर सके, उसका भी तो अधिकार है। ठीक है, तो माध्यम से स्थिरता बनी रहेगी। ठीक है, इसमें क्या है चक्रीय अर्थव्यवस्था में, कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, पुराने वाहन, विषाक्त अपशिष्ट का प्रबंधन इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। चक्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब आप समझ गए होंगे। कभी भी देखिए, चक्रीय अर्थव्यवस्था का पूरा एक योजना जो मैगजीन आती है, पूरा एक मैगजीन ही छाप दिया था।
हर में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो लास्ट में मतलब ये निकलेगा कि संसाधनों को घुमा फिरा के हमको बार बार यूज करना है। ठीक है। तो सरकार ने गाड़ियों के लिए स्क्रैप पॉलिसी लेके आई। ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसके लिए लेके आई थी, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, कि जो उसका उत्पादन करेगा वही इसका निपटान भी करेगा। तो ये जो है हमारा जो एक एक्ट आया था, कौन सा एक्ट था, प्लास्टिक अधिनियम कुछ था करके, तो उसी में ये बात कही गई थी कि जो दुकानदार जैसे बैटरी का मान लें हमने उत्पादन किया है, तो उस बैटरी वाले की जिम्मेदारी है कि जब बैटरी खराब हो तो इसको ले जाए, इसका रिसाइकिल करें। ठीक है। तो अब जो है देखे होंगे कि अब आता है गांव में, जब शहरों में चिल्लाता रहता है, माइक लगा लेता है और बोलता है कि बैटरी पुराना मोबाइल बेचिए, एसी बेचिए, कूलर बेचिए, और क्या ले जाइए, तो गिलास ले जाइए, कटोरा ले जाइए, थाली ले जाइए, ये सब बोलता रहता है वो। ठीक है। तो वो चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए ही बोलता है। जाके अब क्या करेगा, आपको गिलास दे दिया 20 रुपए का, और जाके उसमें से कम 500-600 का सामान निकालेगा, 1,000 का, तोड़ के मोबाइल का, उसमें से सोना भी निकलता है, बहुत महंगी महंगी चीज़ें निकलती हैं उसमें से, तो कंपनी निकालेगी उसको। ठीक है। तो वो चक्रीय अर्थव्यवस्था में आ गई कि हम दोबारा से बार बार जो संसाधनों का पुनर्उपयोग करें। कुल मिलाकर बात इतनी है। तो उपरोक्त प्रयासों में पूंजीवाद, समाजवाद द्वारा फैलाए गए प्रदूषण को रोका जा सके, इसी प्रयास में आज वैश्विक स्तर पर रिसाइकिल या चक्रीय अर्थव्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है। तो प्रयास में क्या क्या हो रहा है, प्रयास में है कि जैविक कृषि पर जोर दिया जा रहा है, प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है, कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने का प्रयास किया जा रहा है, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, डीजल, कोयला के प्रयोग में कटौती की जा रही है, वृक्षारोपण किया जा रहा है, और सर्कुलर अर्थव्यवस्था मतलब चक्रीय अर्थव्यवस्था का अपनाया जा रहा है, और समुद्री प्रदूषण को कम करने, नदी प्रदूषण को कम करने, इनका रोकने का प्रयास सरकार जो है अपने स्तर पर कर रही है। तो ये पूरा ग्रीन अर्थव्यवस्था था। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होंगी, आप समझे होंगे इस बात को। तो इसको आप ये फर्जी जो मैं बोला हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको भी ध्यान दीजिए। सीधे आप इसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके निबंध में यूज कर सकते हैं सीधे। जो भी पानी वाला बोला कि रोज दिन में इसको पानी नुकसान करते हैं लोग, उसको आप निबंध में लिख सकते हैं। तो निबंध में जब लिखेंगे तो ये डेली सबको देखने वाली घटना है। एक बड़ा अधिकारी जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो भी इसको देख सकता है, एक छोटा गरीब आदमी वो भी ये देख सकता है। तो जब ये बात लिखेंगे आप तो उसको भी दिमाग में क्लिक करेगा, नहीं ये लड़का सही बोल रहा है, तब आपको अच्छा नंबर दे सकता है वो। अगर उस तरह का संवेदनशील आदमी होगा तो आपको अच्छा नंबर दे देगा। खुद ही वो पानी गिराता होगा तो पानी गिराना कम कर देगा। ठीक है। तो ये सब पूरे बातों के साथ देखिए, ये हरित अर्थव्यवस्था और चक्रीय अर्थव्यवस्था आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। पूरा देखने का इन द सेंस कहने का हमारा मतलब है कि आपको हमारा व्यूज़ नहीं बढ़ाना, कुछ में बढ़ाइए, बस सीख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है। व्यूज़ बढ़ेगा तो फ़ायदा तो मुझे होगा, ये तो बात सही है, मगर आप जब पढ़ेंगे, जब ये सब चीज़ों को आप जब इनहेल कर अपने दिमाग में घुसाएंगे, जब सोचेंगे, तो आप खुद से संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार भाई लोग।